अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 MFA प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सब्जेक्ट की बातें की कि MFA है क्या, किस तरह से हम लेके चलेंगे, कब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कब हम कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली कोशिश हमारी यही है कि 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम जो है हम 100% सिलेबस विद कंप्लीट टेस्ट विद कंप्लीट प्रैक्टिस लर्निंग कवर कर लें, ताकि मंथ बिफोर एग्ज़ाम जो है उसमें अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो 10-10 दिन हर सब्जेक्ट को दे के आप अच्छी रिवीजन कर सको, मॉक दे सको। आज स्टार्ट करते हैं MFA को। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की ग्रिड MFA की कि कोई 3 मेन एरियाज़ हैं MFA के। हाँ, पहला एरिया मैनेजरियल एनालिसिस का है, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 to चैप्टर 9 है। दूसरा एरिया हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हमारे पास 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 10, 11, 12, 13 एंड 14। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से कोशिश करेंगे थ्रू आउट द सेशन हम जो फाइनेंस का पोर्शन है मीन न्यूमेरिकल पार्ट है और मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन मीन थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको मिक्स करके कवर करते चले जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले सारा फाइनेंस कर लें बाद में सिर्फ थ्योरी ही लेके चलें, नहीं। पहले सारी थ्योरी कवर कर लें, बोरिंग काम, बाद में फाइनेंस पे आ जाए, नहीं। हम मिक्स करके चलते रहेंगे ताकि हमारा एक टेम्पो जो है वो मेंटेन रहेगा, ज़्यादा बोरियत भी फील नहीं होगी। मीन एक न्यूमेरिक पोर्शन कवर क्या करेंगे, एक थ्योरी का पोर्शन कवर क्या करेंगे, फिर न्यूमेरिक, फिर थ्योरी, इस तरह से लेके चलेंगे। सो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का जो सबसे औखा चैप्टर है, सबसे टेक्निकल जो चैप्टर है, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 14। क्यों सर सबसे औखा चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी दिमाग हमारा फ्रेश है, और वैसे भी जब तक ये रिज़ल्ट नहीं ना आता स्टूडेंट का दिमाग फ्रेश होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फोकस भी ज़्यादा होता है। स्टार्ट में स्टूडेंट डिटरमाइंड ज़्यादा होता है, चूँकि पेपर दे के आया होता है और इसने अपनी एक डिटर्मिनेशन डेवलप की होती है कि इस दफ़ा मैंने 100% क्लासेस लेनी है, रेगुलरिटी मैंने मेंटेन रखनी है। तो इसलिए औखा चैप्टर हम स्टार्ट में कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिमाग फ्रेश है, अभी अच्छा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? बाद में जब प्रेशर में इसको कवर करते हैं तो उतनी चीज़ें अच्छी डेवलप नहीं होती। तो इसलिए द मोस्ट टेक्निकल और जो औखा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आने वाले कोई 2 वीक हमारे इस चैप्टर पे चलेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसकी इंपॉर्टेंस को, तो कोई 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो है यहाँ से अपीयर हो सकता है, और पिछले दोनों पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट किया है ये चैप्टर। हाँ, नॉर्मली कुछ टीचर मार्केट में इस चैप्टर को एंड पे करवाते हैं, कुछ मिड के बाद करवाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कि एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्या वो रिस्क होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल मीन पैसे से रिलेटेड जो है वो रिस्क फेस करना पड़ते हैं। वो रिस्क क्या होते हैं, किन सिचुएशन में फेस करना पड़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे, और उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीखेंगे। आज हम बेसिक लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डेवलप करते करते हम एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। सो एक बिज़नेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है। कौन सा फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है? एक बिज़नेस को इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है। एक बिज़नेस को इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? हमने अपने बिज़नेस के लिए सपोज़ कोई 3 माह बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कहाँ से? बैंक से लोन लेके। क्यों? हमें नज़र आ रहा है कि आजकल जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम बैंक से लोन लेके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करना है? 3 माह बाद। लेकिन मसला क्या है? आज तो इंटरेस्ट रेट लो हैं,
तो रिस्क है कि कहीं 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए। जो अगर हाई हो गया तो हमने जो प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी अब बनाई है शायद वो प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा फीजिबल 3 माह बाद नहीं रहेगा। ये रिस्क है। क्या कहला है? क्यों आज अगर इंटरेस्ट रेट लो है, आज हम लोन ले लें तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? 3 माह हमने पैसा करना क्या है, फजूल में पड़ा रहेगा। 3 माह उल्टा उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए हमें जब पैसा लगाना है तब ही हमने लोन लेना है। क्या ख्याल है? लेकिन रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि कहीं फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना हो जाए। तो ये क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिस्क है बिजनेस के लिए। कैसे मैनेज करना है पढ़ेंगे हम। या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो सकता है कि हमने देखा आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं और हमारे पास कुछ सरप्लस कैश पड़ा है, और सरप्लस कैश की हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, या हम क्या करें, बैंक में अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। हाँ, हमने कैलकुलेशन दोनों की बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, मीन्स ज़्यादा जनरेट होता नज़र आ रहा है अर्निंग। हाँ, अगर प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो हमें प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या डिसाइड करने जा रहे हैं कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन रिस्क है कि आज तो इंटरेस्ट रेट हाई है, 3 माह बाद कहीं इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। क्यों? कम हो गया तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन अगर हम बारो करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर हम बारो करने जा रहे हैं तो रिस्क है किस चीज़ का? किस चीज़ का? आज लो इंटरेस्ट है तो फ्यूचर में जब हमने बारो करना है तब हाई ना हो जाए। सो हाई रेट का हमें जो है वो क्या फेस करना पड़ रहा है? रिस्क। कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्क देखने हैं, रिस्क हैं क्या क्या। या अगर हम सपोज बारो करने नहीं जा रहे, हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो रिस्क है कहीं फ्यूचर रेट जो है वो लो ना हो जाए, फ्यूचर रेट लो ना हो जाए। तो ये रिस्क है हमारे लिए। हाँ, इनको मैनेज कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं। या फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है? कमोडिटी रिस्क हो सकता है। क्या हो सकता है? कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क क्या है? हमारे पास कुछ कमोडिटी पड़ी है, हमारे पास कुछ कमोडिटी पड़ी है। आजकल हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर जो है वो उसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो सारी की सारी बिकेगी भी नहीं, और इसलिए जब डिमांड नहीं होती किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस भी कम होती है। इसकी डिमांड बननी है सपोज 6 माह बाद, सपोज 6 माह बाद रमज़ान आएगा तब इसकी डिमांड बननी है। हम आज सेल करेंगे इतना फ़ायदा नहीं, 6 माह बाद से फ़ायदा होगा। लेकिन रिस्क क्या है कि 6 माह बाद अगर कहीं बाहर से कमोडिटी इधर आ गई तो उससे रेट और ज़्यादा कम भी हो सकता है। क्या कहलाता है? तो कमोडिटी की सेल करने में रिस्क है लो रेट का, कि फ्यूचर में कहीं रेट जो है वो लो ना हो जाए। कैसे मैनेज करना है पढ़ेंगे आप। या हमने फ्यूचर में कोई कमोडिटी बाय करनी है, हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ कमोडिटी की ज़रूरत है 3 माह बाद। आज मार्केट में उस कमोडिटी का रेट कम है लेकिन हमारी ज़रूरत 3 माह बाद है। क्यों? वो कमोडिटी पेरिशेबल है, आज हम बाय करके रख नहीं सकते। आज बाय करके रखेंगे तो 3 माह बाद जब उसकी ज़रूरत है तो हो सकता है पेरिशेबल ख़राब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, हमें उल्टा नुकसान बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बाय 3 माह बाद ही करनी है। लेकिन आज तो रेट लो है, हमें रिस्क है कि क्या जब हमने 3 माह बाद बाय करनी है तो उसका रेट ज़्यादा ना हो जाए। तो ये क्या है? कमोडिटी रिस्क। हमने फ्यूचर में बाय करनी है कमोडिटी तो हाई रेट का जो है हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नहीं, अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क किस तरह के फेस करना पड़ सकते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है कि अगर हमने बारो करना है 3 माह बाद तो जब बारो करना है तब रेट ज़्यादा ना हो जाए। या हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, क्या करा है, तो फ्यूचर में कहीं रेट कम ना हो जाए। कमोडिटी रिस्क हो सकता है कि हमने कोई कमोडिटी बाय करनी है 3 माह बाद 6 माह बाद, तो तब रेट ज़्यादा ना हो जाए, आज तो कम है। या सेल करनी है तो आज तो रेट अच्छा है लेकिन डिमांड मेनली 6 माह बाद है, तो हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन कहीं कम ना हो जाए। या मेनली ये चैप्टर हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन
एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है कि सपोज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, हमने क्या किया जी, बाहर से चीज़ें करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दिस मीन हम इंपोर्ट करते हैं तो हमने क्या करना है, बाहर पेमेंट करनी है। इंपोर्ट करते हैं तो हमने क्या करना है, बाहर पेमेंट करनी है। सपोज डॉलर में पेमेंट करनी है, तो रिस्क क्या है कि डॉलर फ्यूचर में कहीं रेट और ज़्यादा हाई ना हो जाए। डॉलर का रेट जो हमें नज़र आ रहा है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो रिस्क क्या है, फ्यूचर में कहीं डॉलर का रेट जो है वो हाई ना हो जाए। मीन हमने करनी है इंपोर्ट। कब करनी है, सपोज 3 माह बाद करनी है। दिस मीन फ्यूचर में हमने इंपोर्ट करनी है। दिस मीन हमने क्या करनी है, फॉरेन करेंसी करनी है बाय। क्यों, पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर बाय करके पेमेंट करना पड़ेगी ना, क्या ख्याल है। तो हाई रेट का हमें जो है वो रिस्क फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में, जिससे हमारा फाइनेंस मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अब इसको कैसे मैनेज करना है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या हम क्या करते हैं, इंपोर्ट नहीं, हम करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट भी हम उधार पे करते हैं, हमें पेमेंट जो है 3 माह बाद मिलती है। तो हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट, जिसकी पेमेंट हमें रिसीव होनी है, डॉलर हमें रिसीव होने हैं किसी अपने कस्टमर से जो बाहर बैठा है 3 माह बाद। इसमें डॉलर लेके हमने करना क्या है, उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है ना। तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते वक्त आप क्या करोगे, डॉलर बाय करोगे या सेल करोगे, सेल करेंगे। दिस मीन हमने 3 माह बाद डॉलर क्या करने हैं, सेल करने हैं। क्यों, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, 3 माह बाद हमें डॉलर मिलने हैं, तो हमने उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर सेल करने हैं। आज तो हमें नज़र आ रहा है कि रेट बड़ा अप जा रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छे काम कर लिए और उस अच्छे काम से, या इसहाक डार साहब बाहर से वापस आ गए, उन्होंने आके कोई जादू की छड़ी चला दी, या इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने आके कोई जादू की छड़ी चला दी, तो इससे डॉलर फ्यूचर में अगर कम हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्या ख्याल है। तो फ्यूचर में लो रेट का जो रिस्क है ये हमें फेस करना पड़ सकता है। हाँ, इन रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। कि फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कौन से फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की सूरत में हो सकता है कि अगर आप बारो करना है 3 माह बाद, तो जब बारो करने का टाइम आएगा उस वक्त इंटरेस्ट रेट कहीं हाई ना हो जाए। डिपॉजिट करने जा रहे हैं, फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। कमोडिटी बाय करनी है फ्यूचर में, उस वक्त कहीं रेट कमोडिटी का हाई ना हो जाए। नहीं, कमोडिटी सेल करनी है फ्यूचर में, तो उस वक्त फ्यूचर में कहीं रेट कम ना हो जाए। इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट करनी है इन फ्यूचर डॉलर की, तो कहीं रेट ज़्यादा ना हो जाए जब हमने पेमेंट करनी है। आज सपोज 250 का है, तब 300 का ना हो जाए। नहीं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी पेमेंट हमें 3 माह बाद मिलनी है, तो जब डॉलर मिलने हैं तब कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए। तो ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल रिस्क हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं। इन रिस्क को मैनेज कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे मेनली इस चैप्टर के अंदर। जहाँ तक बात समझ आती है थोड़ी सी हमने तमहीद बांधने की कोशिश की कि इस चैप्टर में कौन से रिस्क हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है। और मेनली हम जो है ये चैप्टर पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फॉरेक्स से भी डिनोट किया जाता है। फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। चलें जी, हमने थोड़ी सी कुछ बातें कर ली, अब बातें थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। हम सपोज करते हैं इंपोर्ट, या हमने कोई इंपोर्टेड चीज़ अभी बाय करनी है। अभी बाय करनी है तो हमें जो रेट उसका मिल रहा है वो मिल रहा है डॉलर में। दिस मीन हमने उसकी पेमेंट करनी है डॉलर में। कितनी पेमेंट करनी है, सपोज हमने $1000 की पेमेंट करनी है। हमने एक बिज़नेस के लिए इंपोर्टेड कोई गुड्स बाय करनी है जिसकी हमें $1000 में पेमेंट करनी है। तो क्या करेंगे हम, $1000 बाय करके पेमेंट करेंगे ना। कहाँ से बाय करेंगे, बैंक से बाय करेंगे, उसे अपनी करेंसी दे के डॉलर लेंगे, या एक्सचेंज वेस्टर्न यूनियन, क्या ख्याल है वेस्टर्न यूनियन, ये क्या है, एक एक्सचेंज है जहाँ से हम डॉलर क्या करते हैं, बाय करते हैं, मीन करेंसी एक्सचेंज करते हैं। इसमें हमें $1000 की पेमेंट करनी है। क्यों, हमने कोई इंपोर्टेड गुड जो है वो बाय करनी है। तो हम गए एक्सचेंज के पास, उसे कहा जी हमें $1000 चाहिए, रेट क्या है।
एक्सचेंज वाले ने कहा जी कि डॉलर का जो रेट है सर आपके लिए वो है 240.30 टू 242.70। इन एक्सचेंज से जब हम रेट लेंगे ना डॉलर का तो इस तरह से हमें रेट मिलेगा 240.30 टू 242.70। अब एक फिगर नहीं उसने बताई, उसने दो अमाउंट्स हमें बताई हैं। एक डॉलर इतने का है, इतने का है, तो यहाँ से हमारे दिमाग में आएगा शायद एवरेज कोई होगी, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें तो एक एवरेज रेट निकल आएगा। नहीं, ये हमने कहा कि दो रेट हैं तो शायद ये कोई पुराने डॉलर होंगे, ये कोई नए डॉलर होंगे, नए नोट होंगे, नए नोटों का रेट ज़्यादा होता है। क्या ख्याल है? हमने क्या किया, जो भी है हमने देखा जी 240.30 रेट है, हमने $1000 लेने हैं, 1000 इंटू 240.30 किया, उतने पैसे हमने जो है वो एक बक्से में डाले और एक्सचेंज वाले के पास चले गए, चलो जी ये लो पैसे, हमें $1000 दो। एक्सचेंज वाला कहेगा नहीं इस रेट पे नहीं, मैं तुझे डॉलर दूंगा इस रेट पे। क्यों जी? उसने कहा ये जो रेट है ना ये है बाय का रेट और ये जो रेट है ना ये है सेल का रेट। तो हमने कहा ठीक है मैं बाय तो कर रहा हूँ, तुझसे ये बाय का रेट है ना, तो मैं तुझसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है ये ले 240.30 से मुझे $1000 दे। उसने कहा ठहर, ये रेट कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरी दीवार पे। किसने ऑफ़र किया है? मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज वाला मैं हूँ, अगर मैं डॉलर तुझसे बाय करूँगा तो इस रेट पे बाय करूँगा, और अगर मैं तुझे डॉलर सेल करूँगा तो इस रेट पे सेल करूँगा। इसलिए तूने अगर बाय करने, मैंने सेल करने हैं तो मेरा सेल का रेट ये है, मैं तुझे डॉलर इस रेट पे दूंगा, इस रेट पे नहीं। ये बाय जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये बाय सेल किसका रेट है? एक्सचेंज वाले का रेट, उसकी दीवार पे लिखा हुआ है। दिस मीन एक्सचेंज वाला बाय करेगा कब? जब हम सेल कर रहे हैं तो इस रेट पे, और जब हमने उसे बाय करने हैं वो सेल कर रहा है तो किस रेट पे? इस रेट पे। और ऐसे भी एक्सचेंज वाले बिजनेस को देखो ना, अगर उसने डॉलर बेचने हैं तो हाई रेट पे बेचेगा, अगर वो आपसे खरीदेगा तो किस रेट पे खरीदेगा? लो रेट पे खरीदेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंसान का बच्चा बन के इस रेट के अकॉर्डिंगली पैसे दे के $1000 लेना पड़ेंगे। ये बात समझ आती है? बाय सेल का रेट ये किसका है? एक्सचेंज का। ये जो एक्सचेंज वाले ने हमें रेट दिया ना कि बाय का रेट ये है, सेल का रेट ये है, इसको नाम दिया जाता है स्पॉट रेट का। ये क्या होता है? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या? करंट रेट, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन मीन अभी इस वक्त पे हमने डॉलर बाय करना है, सेल करना है, तो उसका ये रेट है, और इस रेट को क्या नाम दिया जाएगा? स्पॉट रेट का, जो अभी हमें मिला है फौरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। 2-3 घंटे बाद आएंगे तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, ये अभी का रेट है। अभी हमने अगर डॉलर बाय करने या सेल करने हैं तो ये रेट है, हाँ 3-4 घंटे बाद जाएंगे तो हो सकता है ये स्पॉट रेट चेंज हो जाए। सो हमने डॉलर बाय करने हैं कितने? 1000। क्यों? हमने कोई इंपोर्टेड लेनी है और हमने क्या करना है? एक्सचेंज से डॉलर बाय करने हैं, और एक्सचेंज ने हमें जो रेट दिया वो इस तरह का होगा, बाय रेट और सेल रेट। ये बात समझ आती है? इसमें इंपोर्ट की सूरत में हमने क्या करना है? डॉलर बाय करने हैं, एक्सचेंज वाले ने सेल करने हैं, तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? ये क्या ख्याल है? और एक्सपोर्ट की सूरत में हमें डॉलर मिले हैं, हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं, तो हम डॉलर बेचने जा रहे हैं, एक्सचेंज वाला क्या करने जा रहा है? बाय करने जा रहा है। वो किस रेट पे बाय करेगा? इस रेट पे। ये बात समझ आती है? ये बाय सेल का रेट किसका है? एक्सचेंज का, हमारा नहीं। ठीक हो गया? हमने क्या किया जी? $1000 इसके अकॉर्डिंगली पैसे दे के एक्सचेंज वाले से $1000 लिए, और डॉलर ले के हम उस बंदे के पास आ गए जिससे हमने वो इम्पोर्टेड चीज़ लेनी है, उसे कहा ये ले $1000 और चीज़ दे। उसने कहा वो तो बिक गई। क्या मतलब बिक गई? मैंने भी 2 घंटे पहले तुझसे रेट लिया था, तूने कहा कि हाँ है। उसने कहा वो आपने ओके नहीं की थी इसलिए मैंने तो बेच दी। अच्छा चलो नेक्स्ट कब आएगी? नेक्स्ट 2 माह बाद आएगी। 2 माह बाद आएगी। अब क्या करें? 2 माह वो डॉलर लेके बैठे रहे, बिजनेस से निकालें हमने,
पैसे नहीं, 2 माह से बिज़नेस में यूज़ करके हम पता नहीं और कुछ कमा लेंगे। हम डॉलर लेके वापस चले गए एक्सचेंज वाले के पास, यार ये तुझे अभी डॉलर लेके गया था ना मैं इस रेट पे, ये ले वापस ले ले, अभी आधा घंटे की बात है। कहेगा ठीक है मैं वापस लेता हूँ लेकिन इस रेट पे। यार अभी आधा घंटा तो है, भाई आधा घंटा हुआ है, बेशक 5 मिनट हुए हैं, मैं तुझसे जब बाय करूँगा तो इस रेट पे बाय करूँगा, तुझे जब सेल करूँगा तो इस रेट पे सेल करूँगा। तो अगर हमें डॉलर वापस देने हैं तो हम वापस किस रेट पे देंगे? इस रेट पे। हाँ हमने लिए इस रेट पे थे, क्यों? अब हम डॉलर सेल करने जा रहे हैं। ये बात समझ आती है यहाँ तक? स्पॉट रेट क्या था बेसिकली, हमने इससे ये जानने की कोशिश की। और एक्सचेंज से हमें जो रेट मिलता है बाय सेल रेट, वो किसका होता है? एक्सचेंज वाले का होता है। यहाँ तक बात समझ आई? चलें जी अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या? एक्सचेंज क्या है? रेट क्या है? एक रेट है जिसके अकॉर्डिंगली एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। क्या कहला है? आ रेट एट विच one currency can be exchanged with another currency। एक रेट है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक रेट है, ये जो हमें मिला डॉलर का रेट, ये क्या है? एक्सचेंज रेट है, जिसके अकॉर्डिंगली एक करेंसी कौन सी? रुपीज़ एक्सचेंज की जा रही किसके साथ? डॉलर के साथ। क्या कहला है? अब डॉलर की बात करें तो कोई 2-3 कंट्री हैं जिनकी करेंसी डॉलर ही है, लेकिन रेट डिफरेंट है। एक अमेरिकन डॉलर है, उसका रेट डिफरेंट है। एक कैनेडियन डॉलर है, उसका रेट डिफरेंट है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसका रेट डिफरेंट है। क्या कहला है? तो इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा और अच्छा बनाएं तो क्या बनेगा? आ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी, एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड विद एन अदर कंट्रीज करेंसी। क्या कहला? एक्सचेंज रेट क्या है? आ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी लाइक PKR कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी लाइक अमेरिकन डॉलर या लाइक ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या कहला? अब ये एक्सचेंज रेट जो है 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी हम साथ पढ़ रहे हैं, ये इस चैप्टर के अंदर थोड़ी थ्योरी भी है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फ्लोटिंग जो फिक्स नहीं है, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। डॉलर की सपोज ये डिमांड है और डॉलर की ये सप्लाई है, तो ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो रेट है इसे हम नाम देंगे, ये क्या है? डॉलर का रेट, फ्लोटिंग। मार्केट के अंदर अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई उतनी ही है, तो डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा? डॉलर की प्राइस में डॉलर का रेट बढ़ के ये हो जाएगा P1। ये क्या है? फ्लोटिंग। पाकिस्तान में डॉलर डे बाय डे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? डॉलर की डिमांड की वजह से। सप्लाई नहीं है, डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स। कैसे? आपके हाथ में एक मोबाइल है, आज से 3 साल पहले आपके हाथ में कितनी प्राइस वाला मोबाइल होता था? शायद 20-30 हज़ार वाला। आज 2,20,30,000, 3,20,30,000, बल्कि अब तो शायद 4,30,000 वाला मोबाइल आ गया मार्केट में। ये आपकी पर्सनल लेवल पे इंपोर्ट इंक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में। मोबाइल के साथ जितने भी गैजेट्स, जितनी भी एसेसरीज अदर यूज़ कर रहे हो, क्या ऐसे 3 साल पहले इतनी यूज़ करते थे? नहीं। डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। ये भी क्या है? इंपोर्टेड गुड्स। कहाँ से आती हैं? बाहर से। कैसे? बाहर डॉलर दे के।
ये आपके पर्सनल लेवल पे इंपोर्ट है। पूरी कौम की इंपोर्ट मिलाओ और बिजनेस की भी इंपोर्ट मिलाओ, इसकी वजह से क्या है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डॉलर का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपोर्ट आप क्या करते हो, कुछ आप करते हो एक्सपोर्ट? नहीं, बिजनेस भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस के अंदर। क्यों? इतनी अबेंडेंट, इतनी एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस कर लें कि अपनी लोकल नीड पूरी करके कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हो नहीं रही, इंपोर्ट कंट्रोल में है नहीं, बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। ये फ़लाँ हुकूमत ने आके ये कर दिया, फ़लाँ रास्कल ने ये कर दिया, उसकी वजह से ये डॉलर कम हुआ है। नहीं, आपकी वजह से ज़्यादा हो रहा है भाई। आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट नहीं है, इससे डॉलर का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से रेट का चेंज होना है, इसे क्या नाम दिया जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मीन डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ गया। हाँ, अगर बाहर से कोई डॉलर आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए, तो उसे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसे क्या होगा, डॉलर नीचे भी आ सकता है। क्या ख्याल है? तो ये जो फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की सूरत में डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, इसे क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता है। दुबई की अगर मैं बात करूं ना, आज से 12 साल पहले मैं दुबई गया था, तब भी वहां पे $1 3.65 दिरहम का था। आज भी वहां पे $1 3.65 दिरहम का है। उन्होंने क्या किया हुआ है, अगेंस्ट फॉरेन करेंसी अपना रेट डॉलर के अगेंस्ट मेंटेन किया हुआ है। कैसे? डॉलर के रिजर्व अपने पास रख के। वहाँ की गवर्नमेंट ने डॉलर के रिजर्व जो है वो अपने पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं। जब देखते हैं मार्केट में डिमांड आ रही है डॉलर की, रिजर्व से सप्लाई दे देते हैं। जितनी डिमांड बनी उतनी सप्लाई दे के डॉलर रेट वहीं पे। मार्केट में सप्लाई आई है, डॉलर बाय करके और रिजर्व में रख लेते हैं, जिससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से भी रेट मेंटेन रहेगा, डिमांड बढ़ने से भी मेंटेन रहेगा। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो शायद आप लोगों को कुछ बातों से पता चला हो कि आज से कोई 5 साल पहले इसाक डार साहब होते थे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डॉलर का रेट थोड़ा काफ़ी अर्सा मेंटेन रखा हुआ था 106 पे। कैसे रखा हुआ था उन्होंने? उस वक़्त भी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे डॉलर के। डॉलर की डिमांड बनती थी, वो रिज़र्व से पैसा डॉलर मार्केट में ले आते थे। और हुआ क्या, डिमांड बढ़ती गई, क्यों? इंपोर्ट बढ़ती गई, एक्सपोर्ट थी नहीं। वो रिज़र्व से डॉलर निकालते और एक टाइम आया रिज़र्व में भी डॉलर कम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, डिमांड बनी लेकिन आपके पास रिज़र्व में भी नहीं है कि आप कंट्रोल कर सको। और तब से डॉलर ने जो है वो शूट ऐसा किया कि पकड़ा ही नहीं जा रहा और अभी तक बढ़ता जा रहा है। सो एक्सचेंज रेट क्या है? अ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी। दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड मीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू रेट को मेंटेन कर लेना, या फिर फ्लोटिंग जो पाकिस्तान में चलता है, और वो क्या है, थ्रू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई जो रेट चेंज होता है उसे क्या नाम दिया जाएगा, फ्लोटिंग। जो एक दिन कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है, इवन एक दिन में ही 2-4 घंटे बाद ये रेट जो है वो चेंज हो रहा होता है। किससे? डिमांड और सप्लाई जो फॉरेन करेंसी है उसके थ्रू। सो यहाँ तक हमने क्या बातें की, थोड़ी सी हमने बात की चैप्टर है क्या, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। मीन एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। क्या रिस्क फेस करना पड़ते हैं? इंटरेस्ट रेट हो सकता है इंक्रीज डिक्रीज, कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज का रिस्क हो सकता है। मेनली हमने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मीन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होने की सूरत में हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो। क्या ख्याल है? और आजकल तकरीबन हर बिज़नेस इंपोर्ट में इन्वॉल्व होता ही होता है, क्यों? मशीनरी आपकी बाहर से आ रही है, टेक्नोलॉजी आपकी बाहर से आ रही है, कमोडिटीज़ आपकी बाहर से आ रही हैं, क्यों? लोकल अल्टरनेटिव प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। सो स्पॉट रेट क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, बाय रेट क्या होता है, सेल क्या होता है, और ये किसका होता है? एक्सचेंज वाले का, हमारा नहीं, हमारा इसके उल्ट। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट की हमने 2 टाइप्स पढ़ ली, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। हम गए जी कहाँ पे, एक्सचेंज के पास, और उसे हमने कहा जी कि हमने डॉलर बाय करने हैं, तो उसने हमें क्या किया, ये रेट इस तरह से दे दिया। और ये जो रेट दिया ये क्या है? स्पॉट रेट।
एक्सचेंज वाले के पास जाए ना तो एक हमें और भी रेट देता है, और वो क्या रेट होता है, उसे हम सपोज नाम देते हैं 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। उसने कहा कि जो स्पॉट रेट है वो तो है 240.30 टू 242.70, एक 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी है, और वो कितना है, सपोज 250.30 टू 252.20। हमने सपोज एक मंथ बाद डॉलर की पेमेंट करनी है। अगर करंट करनी है फिर हम स्पॉट रेट पे डॉलर बाय करेंगे। अगर हमने एक मंथ बाद करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट पे जाएंगे। क्यों? अगर हमें चांस नज़र आ रहा है कि शायद डॉलर इससे भी ऊपर जा सकता है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट। मीन एक मंथ बाद तूने अगर डॉलर लेने हैं तो रेट तुझे मैं ये दूंगा। क्या ख्याल है, आज फिक्स कर लो, एक मंथ बाद पैसे दे के डॉलर ले लेना, उसका रेट जो मर्जी हो। फिर जो एक मंथ बाद की पेमेंट का रेट है ये क्या है, फॉरवर्ड रेट। ये फॉरवर्ड रेट यूँ भी मिल सकता है कि एक मंथ नहीं 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है। मीन 3 माह बाद अगर तूने डॉलर बाय करने हैं तो ये रेट दे दूंगा। इस तरह के 2 तरह के रेट हमें मिलते हैं। हाँ, ये फॉरवर्ड रेट कहाँ पे यूज़ होता है ये हम पढ़ेंगे, रिस्क को मैनेज करने में हमारे पास कुछ हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। सो कोई फॉरवर्ड रेट भी होता है। मीन थोड़ा सा हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की है कि फॉरवर्ड रेट भी कोई चीज़ होती है। सो स्पॉट रेट क्या है वो हमने पढ़ लिया, एक्सचेंज रेट क्या है उसकी 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, और थोड़ी सी हमने बात कर ली फॉरवर्ड रेट की। अब हम मूव होते हैं कहाँ पे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। पहले सिर्फ ये देखते हैं कि हमने करेंसी को कैसे कन्वर्ट करना है, करेंसी को कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर आगे हम रिस्क को मैनेज करने के क्वेश्चंस की तरफ होपफुली नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड मूव होंगे। एक चीज़ थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं कि हमने अगर की है इंपोर्ट तो हमें क्या करना है, बाय करनी है फॉरेन करेंसी। हमने अगर की है इंपोर्ट तो हमें क्या करना है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है। और जब फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट हायर रेट जो है वो बाय करना पड़ेगी। क्या कहला, बाय एट हायर। क्या कहला, बाय करनी है मीन एक्सचेंज वाले ने सेल करनी है, ओबियसली हमसे रेट ज़्यादा चार्ज करेगा। अगर हमने एक्सपोर्ट किया, हमें फॉरेन करेंसी मीन डॉलर मिले हैं, तो हमने क्या करना है, सेल करने हैं। और जब सेल करने हैं तो कौन से रेट पे करेंगे, एक्सचेंज के बाय रेट पे। क्या कहला है, दिस मीन बाय एट हाई है तो सेल हमारा जो है वो क्या होगा, एट लो रेट। बाय एट हाई है और सेल हमारा क्या होगा, एट लो रेट। ये बात समझ आती, बाय हाई रेट पे होगा और सेल हमारा लो रेट पे होगा। दिस मीन जब हमने बाय करना है तो हाई रेट पे करना है। दिस मीन हमें क्या करना है, पे मोर। और जब हमें एक्सपोर्ट की सूरत में डॉलर मिले हैं, हमने सेल करने हैं तो किस रेट पे, लो रेट पे। क्या ख्याल है, उस सूरत में जो हमें रिसीव होगा वो क्या होगा, लेस रिसीव होगा। क्यों, लो रेट पे हम जो है वो फॉरेन करेंसी सेल करेंगे। मीन इंपोर्ट की सूरत में हमने फॉरेन करेंसी बाय करनी है और बाय करते वक्त हमें हाई रेट चार्ज होगा। हाई रेट की सूरत का मतलब क्या है, पे मोर। एक्सपोर्ट की सूरत में हमें डॉलर मिले तो हमने क्या करना है, डॉलर जो मिले हैं वो डॉलर तो नहीं हमने यूज़ करने ना, उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर सेल करेंगे। सेल करते वक्त हमें कौन सा रेट चार्ज होगा, लो रेट। दिस मीन हमें जो है वो मिलेगा क्या, रिसीव लेस। ये बात समझ आती। मीन जब भी हम फॉरेन करेंसी चेंज करने जा रहे हैं, एक्सचेंज करने जा रहे हैं, तो पे मोर मीन पेमेंट की सूरत में मोर मीन ज़्यादा अमाउंट हमें देना पड़ेगी, और रसीट की सूरत में लेस मीन कम अमाउंट हमें मिलेगी। यहाँ से हम अपना एक गोल्डन रूल भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गोल्डन रूल। जो इस चैप्टर में स्टूडेंट है वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कि किस रेट पे मैंने जो है वो कन्वर्ट करना है करेंसी को। क्यों, इस तरह से 2 रेट मिल जाते हैं। तो किस रेट पे आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ से याद क्या रखना है, पे मोर रिसीव लेस। पे मोर रिसीव लेस मीन दोनों रेट पे, जब भी हमें 2 रेट दिए जाएंगे हम क्वेश्चन में दोनों रेट पे कैलकुलेशन क्या करेंगे
और कैलकुलेशन करके एक अमाउंट हमारे पास दोनों रेट से आ जाया करेगी, तो देखेंगे अगर पेमेंट है तो बड़ी वाली अमाउंट हमारा आंसर होगा, और अगर रसीट है तो छोटी वाली अमाउंट हमारा आंसर होगा। कैसे, आए क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। चैप्टर 14 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें 1 मिलेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं कि करेंसी को कैसे हमने कन्वर्ट करना है, फिर हम देखेंगे रिस्क को मैनेज करने की क्या टेक्निक्स हैं, कैसे मैनेज करना है। 2 वीक में हम इस चैप्टर को प्रॉपर्ली बिल्डअप करने के काबिल बनेंगे। सो कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर वुड रिसीव और हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर वुड पे। अब इस चैप्टर में हमें आगे चलने के लिए कुछ कंट्रीज़ की करेंसी का भी पता होना चाहिए, कुछ कंट्री की करेंसीज़ का भी पता होना चाहिए, कुछ फेमिलियरिटी। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो क्या है, PKR, क्या कहला, PKR, या इसको रुपीज़ भी बोला जाता है। अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर, इस तरह से साइन एस के अंदर लाएं। UK की करेंसी क्या है, पाउंड, कैसे, वो लव वाला L और उसके अंदर यूं एक लाइन। जापान की करेंसी क्या है, येन, ये Y बना के इसके अंदर यूं एक लाइन, क्या कहला। इस तरह से कैनेडियन डॉलर है तो उसको CAD कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा जाएगा, क्या कहला। इस तरह से बांग्लादेश की करेंसी अगर हम देखें तो उसका नाम क्या है, टका। टर्की की करेंसी जो है उसका नाम क्या है, लीरा। इंडिया की करेंसी का नाम देखें तो उसका नाम क्या है, इंडियन रुपीस, IND रुपीस, क्या ख्याल है। तो कुछ करेंसी जो कॉमनली यूज़ होती हैं उनका हमें थोड़ा पता, या कुछ के सिंबल्स, स्पेशली ये सिंबल्स तो हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। डॉलर का सिंबल, पाउंड का सिंबल। सो क्या हुआ जी, कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर, स्टर्लिंग ये जो पाउंड है ना, इसको स्टर्लिंग भी बोला जाता है, पाउंड या स्टर्लिंग। UK की करेंसी जो है उसको पाउंड या स्टर्लिंग भी बोला जाता है, स्टर्लिंग पाउंड। सो हाउ कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर्स वुड रिसीव और हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर वुड पे। मीन यहाँ पे आपकी होम कंट्री जो है वो शायद UK है, मीन आपकी होम करेंसी जो है वो क्या है, स्टर्लिंग पाउंड है। तो आपने बताना है कि स्टर्लिंग की सूरत में आपको कितना रिसीव होगा एक्सपोर्ट में, या फिर इंपोर्ट में कितना पे करना है। इग्नोरिंग बैंक्स कमीशन, उसमें कमीशन को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना, सीधी सीधी बस कैलकुलेशन करनी, करेंसी कन्वर्ट करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इफ दे वर टू एक्सचेंज करेंसी एट स्टर्लिंग द स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट नीचे दिए गए हैं। अ UK एक्सपोर्टर रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम अ डैनिश कस्टमर, डैनिश डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है, और डेनमार्क की जो करेंसी है उसे क्रोन का नाम दिया जाता है, KRONE, क्रोन। डेनमार्क की करेंसी का नाम क्या है, क्रोन। सो आप UK में हो और एक UK एक्सपोर्टर है जिसने एक्सपोर्ट की है, दिस मीन आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो रिसीव कर रहा है किसे, एक डैनिश कस्टमर से, कितना, 150,000 क्रोनर, क्रोनर मीन क्रोन 150,000 वो ले रहा है। तो आपने कन्वर्ट करके बताना है कि पाउंड मीन स्टर्लिंग कितनी बनेगी, और नीचे उसने आपको स्पॉट रेट दे दिया कि डैनिश क्रोन टू पाउंड। जब रेट इस तरह से दिया होता है ना, तो ये जो बेस करेंसी होती है ना, ये 1 होती है और ये कोई अमाउंट होती है, और इसमें बेस क्या है, पाउंड। इसमें 9.4340 ये क्या है, क्रोन अगेंस्ट 1 पाउंड, और ये क्या है, सेल का रेट है, और ये बाय का रेट क्या है, 9.5380, 9.5380 जो है वो क्या है, बैंक का बाय का रेट है, और 9.4340 जो है वो क्या है, सेल का रेट है। और ये एक पाउंड जो है इतने करोड़ का है, और जब भी 2 रेट दिए होंगे तो हमें क्या करना है, दोनों रेट पे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके हमने देखना है कि इधर हमने पेमेंट करनी है या फिर रिसीव करना है। यहाँ पे करके कैलकुलेशन कर लूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A हम करने जा रहे हैं पहले।
और पार्ट ए में क्या है, अगर आप देखें तो 150,000 करोड़ की रसीट है। ऐसी बात है, रसीट ऑफ या रसीट कितनी है 150,000 करोड़। आपने इसको कन्वर्ट करके बताना है कि ये स्टर्लिंग मीन पाउंड कितने होंगे। पहली लाइन, कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग मीन कितनी पाउंड होंगे, तो आपने इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है। रेट ये आपके पास है और दो रेट है। जब भी दो रेट दिए हो तो हम क्या करेंगे, पेज को 2 हाफ में डिवाइड करके दो कैलकुलेशन क्या करेंगे। हमारे पास क्या है जी, करोड़ है और पाउंड है। हमारे पास क्या है जी, करोड़ है और पाउंड है। ठीक हो गया। एक रेट हमारे पास जी 9.4340 अगेंस्ट 1 पाउंड और दूसरा रेट हमारे पास है जी 9.5380 अगेंस्ट 1 पाउंड। क्या कहना, 150,000 करोड़ हमें जो है वो मिले हैं, तो हमने फाइंड करने हैं एक्स मीन ये पाउंड कितने बनेंगे। 150,000 करोड़ हमें जो है वो मिले हैं और हमने फाइंड करना है एक्स मीन ये पाउंड कितने बनेंगे। क्या कहला है, इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया जी, 9.4340 एक्स इज़ इक्वल टू 1 इंटू 150,000। एक्स हमने फाइंड करना है तो क्या होगा, एक्स इज़ इक्वल टू 150,000 और वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 9.4340 वो डिवाइड हो जाएगा तो एक्स आपके पास आ जाएगा। ज़रा बताएंगे मुझे 9.4340 से कितना एक्स जो है वो आपके पास बन रहा है, कितना बन रहा है 15,900 पाउंड बन गए। क्या कह रहा है, अब इधर से भी कैलकुलेशन कर लें, x इज़ इक्वल टू क्या 150,000 डिवाइडेड बाय 9.5380। एक स्टेप मैंने बीच में ये वाला मिस करके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया, मसला तो नहीं है ना। सो x मुझे यहाँ से भी पाउंड बता दें कितने बनते हैं, देखिएगा ज़रा 15,726। अब हमने रिसीट है या पेमेंट है, रिसीट, और हमने क्या कहा, गोल्डन रूल हमारा क्या है, रिसीव लेस पे मोर, रिसीव लेस, रिसीव लेस। लेस अमाउंट कौन सी है ये, तो क्या लिखेंगे, रिसीट पाउंड कितने 15726। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहां तक बात समझ आती है, क्या कह रहा है। जब भी दो रेट दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेशन क्या करेंगे और पेमेंट की सूरत में देखा करेंगे पे मोर तो बड़ी अमाउंट ये पाउंड हम लेते हैं आंसर, और रिसीट की सूरत में रिसीव लेस तो छोटी अमाउंट कौन सी है ये वाली, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट भी आप खुद से कर दें कि आ यूके इंपोर्टर बाय गुड्स फ्रॉम अ जैपनीज सप्लायर, क्या किया उसने, जैपनीज सप्लायर से गुड्स बाय की हैं मीन इंपोर्ट की हैं एंड पे 1 मिलियन येन, और 1 मिलियन येन आपने जो है वो पे करना है और ये रेट है येन टू 1 पाउंड। करें ज़रा सॉल्व खुद से करेंगे। जी, तो पार्ट बी की तरफ अगर हम आए, हमने पेमेंट करनी है, रसीट नहीं, पेमेंट है कितनी 1 मिलियन येन की। सो पेमेंट है
1 मिलियन येन की। हमने कन्वर्ट करना है इसको किस चीज़ में, पाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। सो हमारे पास दो रेट दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे जी, दो पार्ट में पेज को डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे जी हमारे पास क्या है, येन है और पाउंड है, येन है और पाउंड है। एक पाउंड कितने येन के इक्वल है, 168.650, 168.650 अगेंस्ट 1, और दूसरा रेट क्या है 170.781 अगेंस्ट 1। कितनी पेमेंट है, 1 मिलियन की। सो 1 मिलियन येन है, हमने पाउंड निकालने हैं, तो 1 मिलियन येन के लिए हम 1 मिलियन ऐसे लिखेंगे अगेंस्ट एक्स, और 1 मिलियन अगेंस्ट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कह रही है जी, 168.650 x is equal to what, 1 into 1 million, and x is equal to 1 million divided by 168.650। सो मुझे प्लीज़ x बता देंगे कितने पाउंड बनते हैं, x मीन पाउंड बता देंगे कितने बनते हैं। 1 मिलियन डिवाइड बाय 168,650 से कितने बने, 5929। क्या कहला। अब इधर से भी देखें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें इनको, तो x इज़ इक्वल टू व्हाट, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 170.781, तो x इज़ इक्वल टू व्हाट, आंसर देंगे मुझे ज़रा, 5856। रिसीट है, पेमेंट है, पेमेंट है तो पे मोर, रिसीव लेस पे मोर। बड़ी अमाउंट कौन सी है, 5856 या 5929, 5929, तो क्या बन जाएगा पाउंड 5929। ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ तक बात भी समझ आती, क्या ख्याल है, गॉट इट। जब भी दो रेट दिए हो तो हम क्या करेंगे, दोनों रेट से कैलकुलेशन क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लिया हमने करेंसी को जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। अब ये दो आ गई, तो अगर रिसीव है तो छोटी वाली अमाउंट आंसर में ले लो, और अगर पेमेंट है तो बड़ी वाली अमाउंट आंसर में ले लो। और स्टूडेंट पेपर में यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ये करेंसी कन्वर्ट करने में मिस्टेक कर बैठते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, आइदर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसकी वजह से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा गोल्डन रूल क्या है, पे मोर रिसीव लेस। इसलिए दोनों रेट पे कैलकुलेशन करो, पेमेंट की सूरत में बड़ी अमाउंट ले लो आंसर, और रसीट की सूरत में छोटी अमाउंट आंसर ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, एजडा is UK based company which has the following expected transaction। क्या ट्रांजेक्शन है जी, 1 month expected receipt of $240,000, मीन कि $240,000 की उसे जो है वो रिसीट होनी है, और UK बेस्ड कंपनी है, दिस मीन UK, उसकी करेंसी क्या है, पाउंड, और मिलने हैं उसे क्या, डॉलर। 1 मंथ एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ $140,000, और 140,000 की पेमेंट है, तो हम इन दोनों को नेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, इतनी रिसीव है, इतनी पेमेंट है, तो पीछे कितना बन जाएगा, $100,000 की रिसीट बन जाएगी। क्या ख्याल है, नेट करके अगर देखें तो क्या बन जाएगी, रिसीट बन जाएगी $100,000 की। 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ 300,000, और 3 माह बाद उसे $300,000 3 माह बाद मिलने हैं, और नेट में $100,000 उसे 1 मंथ में मिलने हैं। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिली है, 1 मंथ्स फॉरवर्ड रेट डॉलर पर पाउंड, मीन 1 पाउंड अगेंस्ट डॉलर क्या है, 1.7832। हमने बात की थी स्पॉट रेट भी होते हैं, फॉरवर्ड रेट भी होते हैं, और यहाँ पे क्या मिला है, फॉरवर्ड रेट मिला है 1 मंथ का।
और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट जो है वो मिला है डॉलर पर पाउंड 1.7850। करना क्या आपको, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्टर्लिंग रिसीट, मीन पाउंड आपने निकालने हैं इन 1 मंथ एंड इन 3 मंथ्स यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट को यूज़ करते हुए। क्या कहना है, और यहाँ पे रेट ही एक है, 2 सेपरेट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम कर लेते हैं जी 1 मंथ की कैलकुलेशन। सो क्या है 1 मंथ में आपको क्या है जी, रसीट है और पेमेंट है। पहले हम बात करें जी, रसीट है कितने की, $240,000 की, और पेमेंट है हमारे पास कितनी जी, $140,000 की। तो अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या है जी, नेट रसीट है कितने की, $100,000 की। क्या कहना है, $100,000 की। हमारे पास एक रेट है 1.7832, ये डॉलर पर पाउंड रेट है, तो हमने कन्वर्ट करना है इसको किस चीज़ में, पाउंड में। तो क्या किया जी, इधर हमने डॉलर ले लिया और इधर हमने पाउंड ले लिया। डॉलर हमारे पास कितना है जी, 1 मंथ का 1.7832, 1 मंथ वाला रेट लेना है, 3 मंथ्स वाला नहीं। और अगेंस्ट पाउंड क्या है हमारे पास जी, 1 है। हमने कन्वर्ट करने हैं क्या, $100,000 इंटू पाउंड, पाउंड क्या है, एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 1.7832x इक्वल टू 1 इंटू 100,000, x इज़ इक्वल टू 100,000 डिवाइडेड बाई 1.7832। सो व्हाट इज़ x, क्या निकला जी x, 1.7832 के साथ मल्टीप्लाई करें 56079। सो क्या बन गया हमारे पास, पाउंड 56079, ये क्या हमारा आंसर है। क्या कहला, अब इस तरह से 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर दो। और उसमें क्या है, रसीट है, क्या कहला, रसीट है कितने की, $300,000 की। तो क्या करो, डॉलर पाउंड, रेट क्या है 1.7850, 3 मंथ्स का रेट लेना है यहाँ पे, 1.7850 अगेंस्ट 1, और $300,000 हैं, और x हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है जी, 1.7850x इज़ इक्वल टू 300,000। सो x इज़ इक्वल टू 300,000 डिवाइडेड बाई 1.7850। सो x इज़ इक्वल टू, आंसर दे दें मुझे ज़रा, पाउंड 168,067। एक दो शातें और दे दें मुझे जी, ठीक हो गया। नहीं जी, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझियो, क्या ख्याल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा जी कैसे हमने जो है वो रसीट या पेमेंट को कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर वही था, बस सिर्फ क्वेश्चन का प्रेजेंट करने का वे डिफरेंट था, अदरवाइज बात वही थी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट रसीट पेमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। एक पहला केस मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क दे दूँगा। क्या ख्याल है। जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रसीट पेमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। A B C D 4 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आपने रसीट पेमेंट बस निकालनी है, किस करेंसी में निकालनी है ये आपको देखना है। अब पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल इंटेंड टू रिसीव 300,000 लीरा फ्राम टर्की अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल्स। एक पाकिस्तानी कंपनी को 300 लीरा जो हैं वो लेने हैं, और क्या क्या है इसने एक्सपोर्ट की है। वट विल बी द प्रोसीड ऑफ एक्सचेंज रेट इन रुपीज़, रुपीज़ आपने निकालने हैं, अगेंस्ट ईच लीरा इज़ 0.9 0.87।
अगर रेट हो 0.9 to 0.87 ईच लीरा, दिस मीन एक लीरा इतने रुपीज़ का है, एक लीरा इतने रुपीज़ का है। ये बात समझ आती क्या कहला है? सो दो रेट हैं, 300,000 लीरा है, हमने क्या करना है रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं। और कर क्या रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करके दिस मीन इसे मिलने हैं कितने, 300,000। क्या कह रहा है, तो पार्ट ए में आ गया। और पार्ट ए में क्या है जी, हमारे पास रसीट है कितने की, लीरा 300,000 की, जिसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। और दो रेट हैं, तो हम क्या करेंगे, पेज को दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हमारे पास है जी लीरा और एक तरफ है हमारे पास रुपीज़, एक तरफ है हमारे पास जी लीरा और एक तरफ है हमारे पास रुपीज़। और ईच लीरा इतने रुपीज़ का है, दिस मीन 0.9.87 रुपीज़ हैं। सो 1 0.9 1 0.87। ये बात समझ आती है कि करेंसी 1 कौन सी है, क्योंकि अगर 1 आपने रुपीज़ को लिख दिया तो बात गलत हो जाएगी। अब हमारे पास 300,000 लीरा हैं, 300,000 लीरा है और हमने रुपीज़ एक्स फाइंड करना है। 300,000 लीरा है और हमने रुपीज़ एक्स फाइंड करना है। क्या कह रहा है? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है जी, 1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0.9 इंटू 300,000। क्या कह रहा है? सो एक्स इज़ इक्वल टू वाट, 0.9 इंटू 300,000। मुझे ज़रा आंसर दे देंगे, 0.9 इंटू 300,000 आंसर दे दें प्लीज़ मुझे। कितना, 270,000। क्या कह रहा है, 270,000। और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है जी, x इज़ इक्वल टू 0.87 इंटू 300,000। तो यहाँ से भी मुझे ज़रा x का आंसर दे दें, x का आंसर दे दें कितना, 261,000। 261,000 पेमेंट है, रिसीट है, रिसीट क्या होगा, रिसीव लेस। क्या कहला है, रिसीव रुपीज़ कितने, 261,000 मीन ये हमारा आंसर है, छोटी वाली अमाउंट। पे मोर रिसीव लेस, जब दो रेट दिए हो तो दोनों पे कैलकुलेशन करनी है। पेमेंट है तो बड़ी वाली अमाउंट हमारा आंसर होगा, और अगर रिसीट है तो छोटी वाली अमाउंट हमारा आंसर होगा। ये बात समझ आती। अब यहाँ से अगर हम अपने इस गोल्डन रूल में वापस आएँ, गोल्डन रूल क्या है, पे मोर रिसीव लेस। क्या कह रहा है, पे मोर होगा इंपोर्ट की सूरत में जब हमने फॉरेन करेंसी बाय करनी है, रिसीव लेस होगा एक्सपोर्ट की सूरत में जब हमने फॉरेन करेंसी मिली और सेल करनी है। ठीक हो गया। पे मोर की सूरत में आपने क्या करना है जी, आपके पास दो तरह की कैलकुलेशन आएंगी, या तो मल्टीप्लाई वाली या फिर डिवाइड वाली। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो डिवाइड वाली कैलकुलेशन थी, पार्ट ए में पार्ट बी में भी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो यहां पे भी डिवीजन वाली कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम गए तो इसके पहले पार्ट में मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन आ गई। अब एक चीज़ आपने माइंड रखनी है कि जब पे मोर करना है और मल्टीप्लाई का केस है तो पे मोर जो है वो निकलेगा किस चीज़ से, हाई रेट से। मीन आपने हाई रेट से मल्टीप्लाई करना है तो पे मोर निकलेगा, और जब डिवाइड करना है तो वो निकलेगा किस रेट से, लो रेट से। लेकिन अगर रिसीव लेस का केस है और उसमें आपने करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप क्या करोगे, लो रेट से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर डिवाइड वाला केस है तो उसमें आप जो है वो किसे, हाई रेट से डिवाइड करोगे। अब ये प्रूव करने जा रहा हूं मैं। इधर थी रिसीट, हमने लेना था रिसीव लेस। रिसीव लेस में केस आ गया डिवीजन का। क्या कह रहा है, तो रिसीव लेस में डिवीजन का केस है तो क्या करना है, हाई रेट पे डिवाइड करना है। तो इधर अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से जो हाई रेट था वो ये रेट था, हाई वाला, इसी से डिवाइड करने से हमारा आंसर आया था। क्या कह रहा है,
इधर भी क्या था, पेमेंट, पे मोर, और डिवीजन का केस आ गया तो पे मोर डिवीजन में क्या करना है, लो रेट से डिवाइड करना है। तो इन दोनों में से जो लो रेट था वो ये रेट था, तो आंसर में हमारा इधर से ही ये आया था 5929। क्या कह रहा है, इसमें था मल्टीप्लाई का केस। ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ये है, रिसीव लेस मल्टीप्लाई में, रिसीव लेस मल्टीप्लाई में लो रेट से मल्टीप्लाई करना है या हाई रेट से, रिसीव लेस मल्टीप्लाई में किसे करना है आपने, लो रेट से। तो यहाँ पे देखिएगा लो रेट कौन सा था, 0.87 या 0.9, 0.87, तुम्हारा आंसर भी 0.87 वाली जगह से आया। मीन ये थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक को अभी आज नहीं आप समझोगे, इसको कोई 2-3 लेक्चर के बाद समझ में आएगी ये बात। अभी आज सिर्फ इतना आपने जानना है कि जब भी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है और आपके पास 2 रेट दिए हुए हैं, तो आपने दोनों पे कैलकुलेशन करनी है और 2 आंसर आएंगे। तो पेमेंट की सूरत में क्या करना है, पे मोर मीन बड़ी वाली अमाउंट को आंसर में ले लेना है, और रसीद की सूरत में रिसीव लेस मीन छोटी वाली अमाउंट को आंसर में ले लेना है। अगर ये 2 कैलकुलेशन नहीं करोगे तो पेपर में मिस्टेक करोगे। हाँ, जहाँ पे एक रेट है वहाँ पे तो बात ही सिंपल है, वहाँ पे तो सिंपली ये इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ गया। पे मोर रिसीव लेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जहाँ पे 2 रेट दिए गए वहाँ पे आपको दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि पे मोर कहाँ से आ रहा है बड़ी अमाउंट और रिसीव लेस छोटी अमाउंट कौन सी आ रही। बाकी इसका पार्ट बी सी डी आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से कवर करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आंसर हम मैच कर लेंगे और आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। आज हमने सिर्फ इतना जानने की कोशिश की है कि एक बिज़नेस को क्या फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट उसकी 2 टाइप्स, कैसे हम एक रेट के अकॉर्डिंगली एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ये कन्वर्जन आ गई तो उसके बाद फिर हम देखेंगे रिस्क कैसे मैनेज करना है। मीन अभी हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, अभी हमने सिर्फ करेंसी को कन्वर्ट करना एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली वो सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।